सो नाउ वी गो टू आवर सेकंड बुक जीरो लिमिट, जिसमें हम थोड़ा सा लाइन करके नया वाला वो शुरू करेंगे चैप्टर, अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर जिसमें हमको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे इस हवाईयन प्रेयर के बारे में। तो कल जो हमने पढ़ा था वो बुक्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले नेविल गॉडार्ड के बारे में बता रहे थे, और इनिशियली नेविल गॉडार्ड वही बताते थे, है ना, दैट स्टेट अकिन टू स्लीप क्रिएट करो, उस पर विजुअलाइजेशन करो और वो चीज़ आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट जब उनके ट्रांजिशन का टाइम आया तो उस वक्त यही बोल रहे थे कि इंस्पिरेशन और डिविनिटी के साथ काम करना चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर जो वाइटाले अपनी किताब के बारे में बता रहे थे कि मैंने भी अट्रैक्टिव फैक्टर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतनी किताबें लिखी है जो सारी मैंने इंटेंशन के लिए लिखी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बुक्स का तो इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंस्पिरेशन होता है ना, जो अंदर से आता है। तो इसलिए मैंने इंटेंशन की बजाय इंस्पिरेशन का अब रास्ता अपनाया है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो किताबें लिखी है वो मतलब रिडंडेंट हो गई हैं, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। तो फिर वो इसी चीज को उनके मन में दुविधा थी, तो वो गए अपने मेंटोर के पास, डॉक्टर ह्यूलन के पास। उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को ये वाली बात बताई कि मुझे लग रहा है मैंने इतनी सारी किताबें लिखी है और उसमें तो मैंने सब में इंटेंशन के बारे में लिखा है कि अपनी जिंदगी को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, सब तो पीछे से आता है, बिना क्लीन किए हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फिर डॉक्टर ह्यूलन ने कहा नहीं, तुम्हारी वो सारी किताबें स्टेपिंग स्टोन्स हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। जब तक इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आएगी तब तक उनको कैसे पता लगेगा कि कुछ जो भी चीज हमारे जीवन में हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारी ही मेमोरी से आ रही है। तो तुमने बेस और फाउंडेशन वहां से क्लियर किया है, तो डोंट फील बैड अबाउट इट। वो किताबें पढ़ना जरूरी होता है लोगों के लिए हवाईयन प्रेयर तक पहुंचने के लिए, ये बताया। और या रामदत्त जी पढ़ रहे हैं दिल्ली से हमारे लिए। Hello, good morning, madam. Very good morning, Ramdas ji. How are you doing? I'm good, madam. How about you? Good, great. Thank you. आपको एज आई थॉट से पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Okay. As I thought of my books, of Neville, of Dr. Hugh Len, and of all the readers past, present, and to come, all I could say was, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, clean, clean, clean. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये किताबें हैं, डॉक्टर ह्यूलेन हो चाहे नेविल गॉडार्ड, या जो भी चीजें जो रीडर्स ने पढ़ी हैं पास्ट प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो पढ़ेंगे, उनको मैं क्लीन करता हूँ। और उन्होंने 4 फ्रेजेस के साथ क्लीन किया, क्योंकि कुछ कुछ उनके मन में चल रहा था ना किताबों को लेके, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरा फ्यूचर भी इसके कारण कलर हो जाए। तो ही इज सेइंग कि आई नीडेड टू क्लीन ऑल दैट नॉलेज, ऑल दैट दुविधा जो मेरे दिमाग में, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो इसीलिए वो उसको क्लीन कर रहे हैं। हाँ जी, ये फ्रेश न्यू चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, द ट्रुथ बिहाइंड द स्टोरी। या The truth behind the story. It is not your fault, but it is your responsibility. Dr. Joe Vetale. I wasn't done with Dr. Hewland. I still didn't have the complete story on his work at that mental hospital. You never saw patients? I asked him again one day. Never. I saw them in the hallway, but never as a patient in my office. He said, one time I saw one of them and he said, I could kill you, you know? I replied, I bet you could do a good job too. Dr. Hewlin went on to say, when I started at the state hospital working with the criminally mentally ill, we had 3 or 4 major attacks. 3 or 4 major attacks between patients every day. There were maybe 30 patients at that time. People were shackled, put in seclusion, or restricted to the ward. Doctors and nurses walked through the halls with their backs against the walls, afraid of being attacked. After just a few months of cleaning, we saw a complete change for the better. No more shackles, no more seclusion, and people were allowed to live and do things like work and play sports. सो पहले हम समझते हैं सिचुएशन कैसी थी। तो डॉक्टर जो वाइटाले के मन में अभी भी बहुत था कि आपने उस हॉस्पिटल में ऐसा किया क्या कि आप इतने सीरियस पेशेंट्स जो किलर्स थे, मर्डरर्स,
ऐसे पेशेंट्स को आपने कैसे सुधार दिया? तो डॉक्टर जो वाइटाले जब भी इस बारे में सोचते थे तो वो बोलते थे कि नहीं, मुझे और जाना है, मुझे और जाना है, मुझे और जाना है, क्योंकि डॉक्टर यूलेन थोड़ा थोड़ा करके उनको बताते थे, है ना, एकदम से उन्होंने पूरी स्टोरी उनको कभी नहीं सुनाई थी। तो आप तो डॉक्टर जो वाइटाले उनके पीछे ही पड़ गए कि आप बताओ कि इस तक क्या ऐसी क्या सिचुएशन थी, कैसे सब कुछ बदल गया? वो भी आपने उन लोगों को चेंज कर दिया जो आपकी ना जान ना पहचान, और मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वाले, वैसे मतलब जितने हैवी क्रिमिनल हम सोच सकते हैं वो वैसे थे। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने डॉक्टर ह्यूलन से इस चैप्टर में पूछा कि रियल स्टोरी सुनाओ। अब तभी इस चैप्टर का नाम है द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी, मतलब वो सत्य उस कहानी के पीछे। तो वो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं डेब्यूट हुआ था वहां पे उस हॉस्पिटल में, तो उस वक्त जो पेशेंट्स थे वो इतने खतरनाक थे कि 3 से 4 असॉल्ट्स रोज के कॉमन थे। असॉल्ट मतलब मारने को तैयार ना, जान से मारने वाले जो हमले होते हैं उनको असॉल्ट्स बोलते हैं। कि 3 से 4 जो सीरियस वाले जो घातक हमले 3 से 4 कॉमन था उस हॉस्पिटल में। और स्टाफ को भी देख के वो लोग, तो उन्होंने कहा कि आप, फिर डॉक्टर जो वाइटाले ने पूछा, आप कभी उन पेशेंट से कभी मिले? नहीं, कहते हैं कभी नहीं मिला। ऐसे कभी कॉरिडोर में चलते चलते अगर जैसे कोई वो ट्रांसपेरेंट वो होता था तो कोई नजर आ गया, कुछ आ गया, तो ऐसे, तो बस वो कभी वो आते थे जब उनके वो विजिटेशंस होते थे ना, मतलब घर वाले मिलने आते थे कभी कभी, तो एक दिन हफ्ते में एक दिन अलाउड होता था 1 घंटे के लिए कि उनके घर वाले मिलने आते, तो घर वाले भी मिलने नहीं आना चाहते थे इनसे। मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी थी इस वाले हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि एक बार तो मुझे ही एक पेशेंट ने, मतलब ऐसे तो एक खुलते खुले नहीं छूटते थे, तो बट एक बार इसी को किसी पेशेंट को लेके जा रहे थे, हो सकता है जहां पे भी कॉरिडोर से वो जा रहा था, तो उसको लेके जा रहे थे, तो उसने डॉक्टर ह्यूलन को भी देख के ही बोला, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छा काम करोगे इस एरिया में। तो इस तरह से, तो उस पेशेंट को तो पता ही नहीं था ना वो कर क्या रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि सारे पेशेंट्स को इसीलिए बहुत ज्यादा बेहोशी की दवा दे के रखा जाता था, बट एकदम से बेहोशी की आवाज जब उनकी खत्म होती थी, दवा का असर खत्म होता था, तो वो दोबारा से उसी तरह से बिहेव करने लग जाते थे। तो इन्होंने कहा कि जो, और लेकिन स्टाफ तो था वहां पे, वार्ड बॉयज थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, ये सारे लोग काम करते थे हॉस्पिटल के स्टाफ में। तो उन्होंने बोला वो मतलब जैसे दीवार पे ऐसे नहीं डर डर के क्रॉल कर करके चलते हैं, ऐसे चलते थे कि कहीं उन पे अटैक ना कर दे कोई। तो इतना इतना ज्यादा खतरा होता था। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, दैट लोग तो वहां पे शैकल थे ही है, लेकिन डॉक्टर्स एंड नर्सेस वॉक थ्रू द बैक हॉल्स विद their बैक्स अगेंस्ट द वॉल अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक्ड। उनको इतना डर लगता था सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को, तो दीवार पे चिपक चिपक के ऐसे क्रॉल करते करते चुपके चुपके से चलते थे कि कहीं उन पे कोई फेंक ना दे कोई चीज, कहीं अटैक नहीं करते। और लेकिन जब डॉक्टर ह्यूलन ने उनकी क्लीनिंग करी, मतलब जब वहां पे जाके रोज उन्होंने क्लियरिंग स्टेटमेंट्स बोले, तो उन्होंने देखा कि पूरी तरह से वो जो पेशेंट्स थे वो सब वो मतलब ठीक हो गए, ठीक होने लग गए, मतलब इस लेवल तक आ गए जब उनको हाथों और पैरों में जैसे बांध के शैकल रखते हैं ना, जैसे चेन से बांध करके रखते थे, तो हाथ और पैरों को, तो कम से कम अब वो धीरे धीरे आगे चलते चलते वो बांधना नहीं पड़ रहा था उनको, उनको खुला घूमने देते थे, और उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लग गया था। तो उसमें डॉक्टर ह्यूलन ने लिखा है कि जस्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ क्लीनिंग वी सॉ कंप्लीट चेंज फॉर द बेटर। अब शैकल्स की वो जो हाथ हाथ में कड़ियां लगती है पैरों में, उसको नहीं बांधना पड़ता था, उनको सेक्लूजन में नहीं रखने की जरूरत थी कि उनको बिल्कुल एक कोने में डाल के बेड से बांध के रखो, और उनको खुला छोड़ने लग गए पेशेंट्स को कि वो आराम से कभी टॉयलेट जा रहे हैं, कभी इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पेशेंट्स आपस में बात करने लगे, डॉक्टर नर्सेस के साथ वो कॉन्वर्सेशन करने लगे, है ना, इस तरह से। और नॉट जस्ट दैट, वो अपना काम करने लगे, अपना बेड बनाना, बाहर जाके फुटबॉल खेलना, वो सारी चीजें भी करने लगे। तो ये बहुत बड़ा वो था, मतलब शिफ्ट जो पेशेंट्स में आया था। तो अब डॉक्टर जो वाइटालिन से पूछते हैं लेकिन आपने एग्जैक्टली किया क्या इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए? अब हम वो पढ़ेंगे। हाँ जी रामदत्त जी। But what did he do exactly to begin this transformation? I had to take complete responsibility within myself for actualizing the problems outside myself, he said. I had to clean my own toxic thoughts
and replaced them with love. There wasn't anything wrong with the patients. The errors were in me. As Dr. Hewlin explained it, the patients and even the ward didn't feel love. So he loved everything. I looked at the walls and saw they needed to be painted, he told me. But none of the new paint would stick. It would peel off right away. So I simply told the walls that I love them. Then one day someone decided to paint the walls, and this time the paint stuck. That sounded weird, to say the least, but I was getting accustomed. आपका स्क्रीन छोटा हो रहा है क्या? हाँ जी. But I was getting accustomed to this sort of talk from him. I finally had to ask the question that had been bothering me the most. Did all of the patients get released? Two of them never were, he said. They were both transferred elsewhere. Otherwise, the entire ward was healed. सो इसमें डॉक्टर ह्यूलन बता रहे हैं, डॉक्टर जो बैटाले को और ज़्यादा बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब कहते हैं कि जब मैंने इनकी क्लीनिंग शुरू की तो पहली चीज़ तो उन्होंने बताई है कि मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. मैंने ये नहीं बोला कि देखो वो कैसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है. तो कहते हैं कि मुझे आउटसाइड एनवायरनमेंट में कुछ नहीं था, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी थी जो प्ले हो रही थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे डेप्यूटेड हुआ. वो भी 3.5 साल के लिए थे ना वो यहाँ पे. 1981 से लेके 84 में इनका दोबारा ट्रांसफर हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे डॉक्टर ह्यूलन. तो उस दौरान 84 मिड में गए तो कुछ 3.5 साल के लिए डेप्यूटेड थे. तो उसमें कुछ महीनों में ही उनमें पेशेंट्स में जो परिवर्तन आया, तो वो बता रहे हैं कि दैट हैपेंड बिकॉज मैंने 100% जिम्मेदारी ली कि मेरे अंदर जो मेमोरीज हैं जिसके कारण मुझे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है और मुझे उन नेगेटिव मेमोरीज को, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी मेरे अंदर मेमोरीज, तभी ना मुझे लव देना पड़ा. तो उस डार्क एनर्जी में जब आप लव की लाइट दोगे तो अपने आप ही वो डार्क एनर्जी ट्रांसम्यूट होनी शुरू हो जाएगी. तो उन्होंने कहा मुझे हर एक पेशेंट को आई लव यू बोलना पड़ा. और मतलब पेशेंट की फाइल को देख के ऐसे फोटो वोटो जहाँ उनके नाम लिखे होते हैं, तो पेशेंट्स को उन्होंने क्लीन किया. और फिर उसके बाद उनको ये दिखा कि मतलब ऐसे दीवारें भी वहाँ की ऐसी थी कि जब भी कितना भी पेंट लगाओ उनमें, कितनी भी वाइट वॉश कर लो, उनका पेंट ही पील होने लग जाता था बिकॉज दीवारों में भी बहुत टॉक्सिसिटी थी. और हमको पता है डॉक्टर ह्यूलन तो बियॉन्ड देख लेते थे बिकॉज मोरना अपनी पूरी दीक्षा दे के गई थी डॉक्टर ह्यूलन को. तो डॉक्टर ह्यूलन को दिख जाता था, मतलब उनको दिख जाता था दिस वॉल इज फुल ऑफ टॉक्सिसिटी, और ऐसे ये दीवार भी डरी हुई है कि इस पे कुछ ना, तो उनको ये सब पता लग जाता था. तो उन्होंने सारी दीवारों को भी क्लीन किया. उन्होंने वॉल्स को आई लव यू बोला जाके, लिटरली, है ना, देख के आई लव यू इस तरह करके. और वो बोलते हैं कि स्ट्रेंजली उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ कि गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो पेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया कि इस वार्ड में बहुत अच्छे से पेंटिंग करनी है और दोबारा से वाइट वॉश करना है. और फिर जब इस बार हुआ, पेंट चिपका रहा, बिल्कुल भी पील नहीं हुआ, और वो हॉस्पिटल का वो लुक वुक भी चेंज होता गया. एंड द पेन स्टक विच ही वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज पूरे टाइम. तो ये डॉक्टर जो बैटाले को सुन सुन के बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब दीवारों को भी आई लव यू बोलते हैं. तो एक्चुअली चीजों को क्लीन करना पड़ता है ना. जैसे मोरना भी थी तो कहती हैं जो कई लोगों को होता है ना आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने का, वो होता है कि कोई क्यूरियोस की दुकानें नहीं होती है, कोई पुराने जमाने का फोन होता है, कोई पुराने जमाने का रेडियो होता है, कई लोग अपने घर में वो सब भी रखते हैं. तो कहते हैं उनमें बहुत लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हमको एक एक चीज और वो एनर्जी कैरी करते हैं आगे बिकॉज वो इतनी एब्जॉर्ब हो जाती है ना उन चीजों में. तो कभी कभी उनके कारण भी दिक्कत आती है, हमारी नेगेटिव एनर्जीज होती है. तो इसीलिए कहते हैं कि क्लीनिंग का प्रोसेस किसी भी ऐसी चीज के लिए मतलब करना जरूरी होता है दैट वे. सो डॉक्टर जो बैटाले को ये दीवारों वाली बात और ये सब सुन के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था. हम वहां से पढ़ते हैं, दैट साउंडेड वियर्ड. Then yeah, that sounded Hmm. weird, to say the least, but I was getting accustomed to this sort of talk from him. I finally had to ask the question that had been bothering me the most. Did all the patients get released? Two of them never were, he said. They were both transferred elsewhere. Otherwise, the entire ward was healed. Then he added something that truly helped me understand the
power of what he had been doing. If you want to know what it was like during those years, write Omaka O Kala Hamaguchi. She worked as social worker during the time I was there. I did. She wrote the following to me. Dear Joe, thank you for this opportunity. Please know that I am writing this in collaboration with Emory Lance Olivia, who is a social worker who worked on the unit with Dr. Hewlin. I found myself the social worker assigned to the newly opened forensic unit and the state mental hospital in Hawaii. This unit was called the Close Intensive Security Unit, CISU. It housed prisoner patients who had committed often heinous felony crimes of murder, rape, assault, robbery, molestation, and combinations thereof, and were also diagnosed with or thought to possibly have a serious mental disorder. Some of the prisoner patients had been found not guilty by reason of insanity, NGRI, and sentenced to be there. Some were floridly psychotic and required treatment, and some were there for examination and assessment to determine their fitness to proceed. That is, their ability to understand the charges against them and participate in their own defense. Some were schizophrenic, some bipolar, and some mentally retarded, while others were diagnosed psychopaths or sociopaths. There were also those who were trying to convince the courts they were one or all of the above. All were locked in the unit 24/7 and allowed to leave escorted in wrist and ankle restraints only for medical and court appointments. Most of their day was spent in seclusion room, a locked room with concrete walls and ceilings, a locked bathroom, and no windows. Many were highly medicated. Activities were few and far between. या सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक सोशल वर्कर थी जब डॉक्टर ह्यूलन की डेप्यूटेशन आई थी ना 1981 से 84 मिड तक। तो ये सोशल वर्कर ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो एक्सटेंड करते हैं अपना हेल्प। तो ये सोशल वर्कर थी वहाँ पे उस हवाई स्टेट हॉस्पिटल में। तो इन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे, तो उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले को ये सारा बताया कि मैं भी उस टाइम जाती थी हेल्प करने के लिए। और जो भी डॉक्टर ह्यूलन ने बताया वो तो बताया ही डॉक्टर जो वाइटाले को। उनके अलावा ये चिट्ठी लिखी उस सोशल वर्कर ने और ये बताया कि मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे, फ्रेंड मतलब कुलीग, हम लोग वहाँ पे डेप्यूटेड थे और हम जाते थे कभी कभी वहाँ हेल्प करने। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीरियस वाली कंडीशन थी कि सारे पेशेंट्स को हाथों और पैरों में चेन से बांध के रखा जाता था। सिर्फ जब उनकी कोर्ट हियरिंग्स होती थी तब उनको अलाउड होता था कि हाथ और पैर बंधे बंधे उनको एस्कॉर्टेड लेके जाते थे कि क्योंकि वो उसमें भी अटैक कर लेते थे, मतलब अपने आप को ही गिरा देंगे, है ना, इस तरह से। तो बहुत ही मेंटली डिरेंज थे बिकॉज ऑब्वियसली। तो इन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या मतलब क्राइम किए थे, लाइक असॉल्ट, मॉलेस्टेशन, मर्डर, रेप, इस तरह की बहुत सीरियस केसेस थे। और वो अपने मानने को ही तैयार नहीं थे कि उन्होंने कुछ किया था। और जब उनको जेल में रखा हुआ था एक्सट्रीम सेक्लूशन में, मतलब कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, इन वेरी वेरी सॉलिड रूम्स, ताकि वो मिक्सअप ना हो, कोई उनके आसपास नहीं जाए। और मोस्टली सेडेशन में ही रखना पड़ता था बिकॉज मेंटली उनकी बहुत ही बुरी हालत थी। तो ये अभी तक वहां पे बता रही हैं कि 24 घंटे मतलब 24/7 उनको मतलब चेन और उस तरह से रखा जाता था। मतलब नॉट जस्ट दैट, लॉक्ड बाथरूम एंड नो विंडोज, मतलब लिटरली खिड़की दरवाजे भी नहीं होते उनके, बाहर से कोई बिल्कुल कट ऑफ रहते थे। और एक्टिविटीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। एंड दे वर हाईली मेडिकेटेड पीपल बिकॉज बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन कोर्ट केसेस उनके चल रहे थे। तो ये सिचुएशन उन्होंने समझाई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Incidents were expected occurrences, patients attacking staff, patients attacking their other patients, patient attacking themselves, patient attempting escapes. Staffing incidents were also a problem.
staff manipulating patients, drug, sick leave, and workers' compensation problems. Staff discord, perpetual turnover in psychologists, psychiatrists, and administrator positions, plumbing and electrical problems, and so on and so on. It was an intense, volatile, depressing, and wild place to be. Even the plants would not grow. And even when it was relocated to a newly renovated, much more secure unit with a fenced recreation area, no one expected anything to really change. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत कॉमन था ऐसे इंसिडेंट्स जो इस तरह से होते थे, पेशेंट्स का एक दूसरे के पे ऊपर अटैक करना, पेशेंट्स अटैकिंग द स्टाफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। स्टाफ इंसिडेंट्स जैसे स्टाफ पेशेंट्स को मैनिपुलेट करते थे, ड्रग्स लेते थे, बार बार सिक लीव लेते थे, और अगर किसी पेशेंट ने स्टाफ के ऊपर अटैक कर दिया तो वो वर्कर कॉम्पेंसेशन मांगते थे। स्टाफ के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। परपेचुअल मतलब जो डॉक्टर आते थे, ऑब्वियसली हर तरह के डॉक्टर आएंगे, मेंटल हॉस्पिटल था वो, तो कभी का साइकोलॉजिस्ट आते थे, साइकियाट्रिस्ट आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता था, है ना, जो सारे जितने भी तरह के अकाउंटेंट और वो सब भी आते थे। तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि उनके कभी ना कभी प्लम्बिंग की प्रॉब्लम कुछ चल रही होती थी, बिजली ठीक से आती थी, नहीं आती थी, ये सारी चीज़ें। और वो सिचुएशन मतलब उस हॉस्पिटल में घुसते ही किसी को बहुत ही डिप्रेसिंग सी सिचुएशन लगती थी, क्योंकि सब नेगेटिव ही था वहाँ पे, है ना, उस तरह की एनर्जी में। तो इवन द प्लांट्स वुड नॉट ग्रो लिखा हुआ है कि मतलब पौधे भी जो लगाते थे अंदर थोड़ा सा वो वाइब चेंज करने के लिए, वो भी ग्रो नहीं करते थे। मतलब वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल वाइल्ड प्लेस थी जैसे बोलते हैं। तो वो बोलते थे कि वो रिक्रिएशन एरिया, जैसे प्रोविजन तो दिया हुआ था बिकॉज मेंटल हॉस्पिटल रिक्रिएशन का एरिया होता है जहाँ बैठ के कैरम बोर्ड आप खेल सकते हो, और जो भी स्नेक्स एंड लैडर्स खेल लो, अलग बोर्ड गेम्स कर सकते हो। बाहर का भी होता है जहाँ स्पोर्ट्स कर सकते हो, बट वो एरिया बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा था बिकॉज पेशेंट्स बिल्कुल इस हालत में नहीं थे, दैट वे। So when another one of those psychologists showed up, it was assumed he would try to stir things up, attempt to implement state-of-the-art programs, then leave almost as soon as he came to ho hum. However, this time it was Dr. Hewlin who, besides being friendly enough, appeared to do next to nothing. He didn't do evaluations, assessments, or diagnosis. He provided no therapy and did not perform any psychological testing. He often came late and did not attend case conferences or participate in mandated record keeping. He instead practiced a weird process of self-identity, Ho'oponopono, SIH, which had something to do with taking 100% responsibility for yourself, looking only at yourself, and allowing the removal of negative and unwanted energies within you. Ho hum. So I think this is how much we'll be able to read today. Thank you, Mr. Ramdat Pathak for reading Thank so you, ma'am. beautifully. So इसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनली जब ऐसी सिचुएशन थी, वो सोशल वर्कर लिखी है ना चिट्ठी डॉक्टर जो को, तो सोशल वर्कर ये लिखे हैं कि ऐसा ऐसी इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन थी कि स्टाफ में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम, प्लांट्स मर जाते थे, ये सब हो जाता था। ऐसे में फाइनली अब एक डॉक्टर आए, कह रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे डॉक्टर ह्यूलिन के पहले, बट वो जैसे ही आते थे वैसे ही वो छोड़ के भी चले जाते थे, मतलब कोई टिकता नहीं था। और आके ना बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिसेस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन कुछ नहीं होता था इस हॉस्पिटल का। फिर कहती हैं वो जो सोशल वर्कर कहती हैं, फाइनली डॉक्टर ह्यूलिन आए इस हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ह्यूलिन जैसे स्टेप इन किए, उन्होंने कोई असेसमेंट नहीं किए, पेशेंट्स के कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं किए, जबकि वो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर थे, ही वॉज अ साइकियाट्रिस्ट, तो कुछ नहीं किया उन्होंने पेशेंट्स का। हमेशा लेट आते थे वो अपने टाइम से, इसमें लिखा ही ऑफन केम लेट टू वर्क, तो वो ऑफिस भी बहुत लेट आते थे और चुपचाप अपने कैबिन में जाके बैठते थे। और वो वियर्ड, मतलब ये जो फीमेल थी सोशल वर्कर, इनके लिए तो ये वियर्ड प्रैक्टिस थी, इनको तो पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो ये वियर्ड प्रैक्टिस करती थी। और डॉक्टर ह्यूलिन ने जो किया SITH प्रैक्टिस जो करते थे, है ना, विच इज सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो,
तो वो उन्होंने क्या, सेल्फ आइडेंटिटी मतलब मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज है जिसके कारण मैं इन खतरनाक पेशेंट्स के सामने आया हूँ, मेरी यहाँ पे डेप्यूटेशन हुई है। सो मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने वहां पे अपने आप को ही क्लीन किया। उन्होंने पेशेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, ना कुछ दवा बताते थे, ना कुछ ऐसे करते थे, ना जाके कोई थेरेपी करवाते थे, ना पेशेंट से कभी इंटरेक्शन करते थे, कुछ नहीं करते थे। बस वो अपने अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लुकिंग ओनली एट हिमसेल्फ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, लुकिंग ओनली एट हिमसेल्फ एंड अलाउिंग द रिमूवल ऑफ ऑल सारी नेगेटिव और अनवांटेड एनर्जी जो उनके अंदर थी, उनके रिमूवल के लिए वो बस आके सिर्फ वो फ्रेजेस कर रहे थे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और दूसरे जो इनकी प्रेयर्स होती है, ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर्स होती है, वो करते थे। कभी कभी सिर्फ आई लव यू, 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 बस यही बोलते थे। तो इस तरह कर करके उन्होंने उनके अंदर जो भी मेमोरी थी जिसके कारण उनका यहाँ पे डेप्यूटेशन हुआ था इस हॉस्पिटल में, तो वो बस अपनी उस मेमोरी को उन्होंने क्लीन किया। तो हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज ये लंबा वो है, मतलब लंबा चिट्ठी लिखा हुआ है डॉक्टर जो वाइटाले को उस लेडी ने, जो उस वक्त यहाँ पे आती जाती रहती थी सोशल वर्क करने के लिए। या सो दैट्स व्हाट वी हैव, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।